नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन करते हैं जो कि रेलवे के ही क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन कहीं न कहीं रेलवे के ही हैं और अभी जो रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, वहाँ पे भी यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हमारा 1651 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इससे पहले भी हम लोग क्लासें अटेंड कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा 1651 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की नई इकाई विधि का प्रयोग करके खोजी गई है। नवीनतम बायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? तो ये होती है आपकी टिक्सोवैक्सीन। ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी समझेंगे। तो हाल ही में मिट्टी बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम बायोमेटिक टिक्सोवैक्सीन है जिसमें दवाओं के प्रति बढ़ते प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। हम लोग एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा वो भी हम लोग डिस्कस करके चलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी वहाँ से भी बनने की संभावना रहती है आपके एग्जाम में। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। तो समानता का पता आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सभी संक्रामक आपके होते हैं। तो जो भी आपके ये जो इंग्लिश में वर्ड दिए गए हैं तो ये आपके होते हैं, ये सभी संक्रामक होते हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रहा इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। कॉमन कोल्ड, इसे आमतौर पर जुकाम में या जुकाम के नाम से भी जाना जाता है और यह एक संक्रामक रोग है जो राइनो वायरस के द्वारा फैलता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। और इसके लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक से स्राव, राइनोरिया और ज्वर आते हैं। वहीं आपका हो जाएगा रिंग वर्म। तो यह एक संक्रामक रोग है जो ट्रायोकोफाइटान नामक कवक से होता है और इसमें कवक त्वचा के अंदर जाल बना लेता है जिससे त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। और अगला हो जाएगा कि कंजक्टिवाइटिस। तो इसे आमतौर पर हम लोग आँख आना तो आँख आना के नाम से जाना जाता है और यह बारिश के दिनों में होने वाली आँखों की एक संक्रामक बीमारी होती है जो बैक्टीरिया, वायरस, धूल, मिट्टी, शैम्पू के एलर्जी से होता है। इसके लक्षणों में आँख का लाल होना और आँख में खुजली होना, पानी आना तथा दर्द होना। तो ये हो जाएंगे आपके कंजक्टिवाइटिस के लक्षण। वहीं आपकी होती है काली खांसी। तो यह एक बैसिलस परट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है और यही एक संक्रामक रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को तेज खांसी आती है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आमतौर पर वर्णांधता या कहेंगे कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो कलर ब्लाइंडनेस ये आपकी एक आनुवांशिक प्रकृति होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो वर्णांधता आँखों का एक ऐसा रोग है, यह आनुवांशिक प्रकृति का होता है जिसमें मनुष्य को एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता, यानी आपको कलर पहचानने में ये दिक्कत आती है। तो ये होती है आपकी वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो एपिडेमियोलॉजी ये बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी या जानपदिक रोग कहते हैं और इस बीमारी के अध्ययन को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। और महामारी किसी एक स्थान पर सीमित होती है, किंतु यदि दूसरे देशों और दूसरे महाद्वीपों में भी फैल जाए तो उसे सार्वदेशिक रोग कहते हैं। अतः बड़ी आबादी के रोग में घटना एवं उसके प्रसार में अध्ययन ये एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। तो जब भी कोई बीमारी कोई बड़ा रूप ले लेती है, यानी देशों महासागरों में यदि ये फैल जाती है तो इसे हम लोग कहेंगे एपिडेमियोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि RMAV दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली
तेज़ी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है और यह दवा किस बीमारी में काम आती है? तो ये दवाई आपकी रेबीज रोधी दवा होती है। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि किसके काटने से आपका रेबीज नामक रोग फैलता है आपके शरीर में। तो ये हम लोग 2 से 3 दिन पहले जो क्लासें ली थी तो वहाँ पे इसको हमने डिस्कस किया था। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसके ये फैक्ट हो जाएंगे कि RMAV अर्थात रेबीज ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक रेबीज विरोधी दवा है और ये बीमारी आपके कुत्ते के काटने से फैलती है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको कमेंट बॉक्स में जो हमने पूछा था वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो इन 4 ऑप्शन में बताना किसको चश्मा पहनने से भी ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ये होता है आपका मोतियाबिंद। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यदि आपकी आंखों में मोतियाबिंद है तो आपके ये चश्मे से नहीं ठीक किया जा सकता है। तो मोतियाबिंद चश्मा से नहीं ठीक किया जा सकता है। मोतियाबिंद आंखों का एक सामान्य रोग है। ये 55 से लेकर 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों में मापा जाता है। शल्य क्रिया ही इसका एकमात्र इलाज है और लेंस के धुंधपन को ही हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। तो लेंस में धुंधपन की कमी ये मोतियाबिंद का कारण बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? तो क्वेश्चन यदि आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी तो ये भी आपका हो जाएगा। तो पोलियो के टीके की खोज की थी जोनास एडवर्ड साल्क ने। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो पोलियो ड्रॉप की खोज ये अल्बर्ट साविन ने किया था। पोलियो ड्रॉप की खोज ये अल्बर्ट साविन ने किया था और इसके 2 वर्ष बाद अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणु विशेषज्ञ जोनास एडवर्ड साल्क ने पोलियो टीका की खोज की थी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और 2 ये अलग अलग वैज्ञानिक हो जाएंगे। तो पोलियो ड्रॉप की खोज ये तो आपकी अल्बर्ट साविन ने की थी, लेकिन वहीं आपका पोलियो टीके की खोज ये की थी आपकी जोनास एडवर्ड साल्क ने। और उनका पोलियो का टीका सफल परीक्षण 1955 में पहली बार हुआ था। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? तो हाथी पांव ये एक रोग होता है। आपने जनरली देखा होगा कि जो मनुष्यों के पैर होते हैं वो कुछ फूल से जाते हैं आपके, यानी मोटाई का रूप ले लेते हैं, या एक पैर मोटा या पैर में कुछ जगह हिस्सा फूल जाता है। तो ये इसे हम लोग कहते हैं कृमि हाथी पांव रोग होता है। तो ये आपके किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका फाइलेरियल वर्म्स के कारण। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि फाइलेरियल कृमि हाथी पांव रोग का एक कारण होता है। वहीं आपका बुचेरिया, तो ये बुचेरिया बैंक्रोफिटाई और बुचेरिया मैलाई ऐसे फाइलेरियाई कृमि हैं जिनके कारण अंगों में प्रायः अर्धपात की लसिका वाहिकाओं धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ हो जाता है और ये कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं और यह रोग हस्तिपाद या हाथी का पाँव, इसे हम लोग कहेंगे स्लीपपद, और इसको इंग्लिश में भी कहेंगे एलिफेंटिएसिस। तो ये इसके नाम होते हैं, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। और फाइलेरिया अथवा फाइलेरिसिस कहलाता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, इनको भी जो नोट डाउन कर लेना। वहीं आपका इसका होता है रोगवाहक, ये मादा मच्छर होता है जिसका नाम हो जाएगा क्यूलेक्स। जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचरित होते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है? तो ये रेलवे का रिपीट क्वेश्चन है। तो आप ऊपर देख सकते हैं, सबसे पहले ये किस ईयर में आया था? 2018 में ही आया था। फिर जस्ट उसके बाद फिर एग्जाम हुआ था अगली शिफ्ट में, तो वहाँ पे भी यही क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया। तो ये होता है आपकी फाइलेरियाई कृमि के द्वारा। तो ऑप्शन वी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा रेलवे अपने रिपीट करती है प्रीवियस ईयर ही। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक भी वीडियो और एक भी क्लास स्किप नहीं करनी है। और फ्रेंड्स, हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो ये टारगेट है न्यू ईयर तक, और न्यू ईयर में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं।
तो ये टारगेट अचीव करने में हेल्प जरूर करें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपके जो भी रिलेटेड ग्रुप हो, यार दोस्त मित्र हो, तो वहाँ पे भी इसको शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कौन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगी कैंडिडियासिस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज और जननांगों पर मस्से या दाने, क्लेमीडिया, स्केवीज और प्यूबिक लाइस, HIV, गोनोरिया आदि ये सभी संक्रामक रोग होते हैं और गुप्त रोग के प्रकार, जबकि आपका कैंडिडियासिस एक कवक संक्रामक रोग होता है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया यह एक आपका रोग होता है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हीमोफीलिया ये आपका एक प्रकार का रोग होता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है और यह रोग रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। एक सामान्य व्यक्ति में चोट लगने पर औसतन 2 से 7 मिनट में रुधिर का थक्का बन जाता है, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। और हीमोफीलिया के रोगियों में चोट पर काफ़ी समय या कहें तो 1/2 घंटे से 24 घंटे तक थक्का नहीं जमता है। यदि आपके अंदर हीमोफीलिया रोग होगा तो आपके यदि चोट लग जाती है तो जो खून बहता है तो ब्लड के रुकने के चांस कब तक रहेंगे, ये 24 घंटे के बाद ही ब्लड आपका बंद होगा या आधे घंटे के बाद। तो ये होता है कमी के इसके कारण। और रुधिर बराबर बहता रहता है, इसलिए इसे हम लोग रक्तस्रावण रोग भी कहते हैं। तो हीमोफीलिया को रक्तस्रावण रोग भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और यह रोग प्राय आपके पुरुषों में ही पाया जाता है और इसकी वंशागति वैसी ही होती है जैसे वर्णांतता की। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न है कि HIV जिससे आपका एड्स रोग हो जाता है से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया था। तो किसने लॉन्च किया था, तो ये आपके लॉन्च किया था JP नड्डा ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए एक वायरल लोड टेस्ट को लॉन्च किया था। तो हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए एक वायरल लोड टेस्टिंग की शुरुआत की, जिससे यह पता चल सकेगा कि एड्स की दवा का कितना असर हो रहा है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान आपका कितना होता है। तो ये pH मान आपके 5.5 से जब कम होने लगता है तब आपका दंत क्षय रोग हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके दांत झड़ने जब शुरू हो जाएंगे जब आपके दांत का pH मान 5.5 से कम होने लगेगा। तो मुंह का आपका pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है और दांतों का इनेमल, जैसे हम लोग कहते हैं दंत वल्क, ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, तो ये होता है आपका जो दांत की ऊपरी परत होती है जो वाइट कलर की चमकती है सबसे ज़्यादा, इसे हम लोग कहते हैं इनेमल और हिंदी में कहते हैं दंत वल्क। तो ये मानव शरीर में सबसे कठोरतम भाग होता है। तो ये इनेमल जो कि आपके दांतों की ऊपरी परत होती है और ये कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। जो कि मानव शरीर का यह सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस किए। और यह जल में नहीं घुलता है, किंतु मुंह का आपका pH मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। तो ये कभी आपका घुलता नहीं है, लेकिन जब भी आपका 5.5 से pH मान कम होगा तो ये संक्षारित या झड़ने लगता है। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मलेरिया को किसके उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो मलेरिया को कुनैन वृक्ष की छाल से हम लोग सही कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन और प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मलेरिया के उपचार के लिए दवाई कौन सी होती है। तो ये होती है कुनैन या सिनकोना के वृक्ष की छाल, इसी को हम लोग कहते हैं सिनकोना। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है।
तो इसकी छाल से हम लोग मलेरिया रोग ठीक कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जस्ट अगला जो अभी हम लोग डिस्कस किए कि मलेरिया को किससे प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका कुनेन नहीं दिया गया, ये आप देख सकते हैं। तो लेकिन आपका ये दिया गया कि सिनकोना वृक्ष, तो यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो भी पॉइंट डिस्कस करते हैं उनको आप जरूर नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि वहाँ से भी आपके डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपके ये सामने हो जाएगा। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे कि जो कुनेन का वृक्ष होता है ये मलेरिया के उपचार के लिए लाभदायक होता है। लेकिन ये कुनेन का वृक्ष, इसको हम लोग सिनकोना का वृक्ष भी कहते हैं। तो ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था और जस्ट उससे अगला क्वेश्चन यहाँ से ऑप्शन में इसको चेंज कर दिया गया। तो इसीलिए एक एक फैक्ट और जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग डिस्कस करके चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। तो ये होते हैं आपकी एंटा एसिड। ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो एंटा एसिड दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं। तो ये होते हैं आपके विषाणु, जो कि संक्रामक रोगों के कारण होते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एंटीबायोटिक क्या है। तो एंटीबायोटिक ये फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं होती हैं जिन्हें हम लोग एंटीबायोटिक कहेंगे। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये लेटेस्ट पैटर्न के ही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम के ही हैं और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पोलियोमाइलाइटिस ये किसकी वजह से होता है। तो ये आपके होता है विषाणुओं की वजह से। ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो माइलाइटिक ये विषाणुओं की वजह से होने वाला रोग होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, घावों से निकलने वाले सफ़ेद द्रव को क्या कहा जाता है। तो जब भी चोट लग जाती है तो एक घाव सा आपके बनने लगता है, तो उस घाव से जो वाइट कलर का द्रव निकलता है उसे हम लोग एक रासायनिक भाषा में क्या कहते हैं। तो ये होता है आपका मवाद। ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि घाव भरने वाली विटामिन को क्या कहते हैं या घाव भरने विटामिन कौन सी होती है। तो ये हम लोग विटामिन चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। विटामिन से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने वहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ डिस्कस किया था। तो आशा यही रहेगी कि वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं पाएगा। तो जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि घाव भरने वाली विटामिन कौन सी होती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, या आपको गलत कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो ऑप्शन ए है कि मध्य कर्ण में मौजूद स्टेपीज मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ये सही आपका हो जाएगा। तो मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी ये होती है स्टेपीज, जो कि आपके कान में पाई जाती है, या मध्य कर्ण यहाँ पे लिखा है। तो ये कान में आपके मिडिल ईयर में पाई जाती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। वी है कि मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। सी है कि अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। तो ये सही हो जाएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपका। डी है कि मानव की रीढ़ की हड्डी में आपकी 38 कशेरुक होते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये 38 नहीं होते हैं और हमें यहाँ पे गलत कथन का चयन करना था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न का ही है जो कि 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया था। और मानव कशेरुकी में ये हड्डी ये होती है आपकी 33 होती हैं, ना कि 38। तो मानव शरीर से संबंधित प्रमुख 6 निम्नवत हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन ए था, ये सही हो जाएगा। ये वी था, ये भी सही हो जाएगा। और सी था, ये भी सही हो जाएगा। और एक सामान्य मानव की रीढ़ की हड्डी में ये आपके 38 कशेरुक होते हैं, ये अभी हम लोगों ने बताए थे। तो 38 ना होकर 33 होते हैं। तो ये आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है। और अगला पॉइंट हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी ये आपकी पाई जाती है जांघ में, जिसका नाम होता है फीमर। तो ये आपकी सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला पॉइंट है कि यकृत, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इस प्रकार विकल्प आपका डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना।
अगला प्रश्न हो जाएगा कि सूखा रोग निम्न में से किसके या किसे प्रभावित करता है। तो सूखा रोग ये आपका कंकाल तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग होता है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। सूखा रोग निम्न में से कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम हो जाएगा पादप जगत। तो यहाँ से भी आपके कई एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हम लोग क्लास कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये नया चैप्टर हो जाएगा प्लांट किंगडम। तो पादप जगत यहाँ से भी आपके कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने होते हैं और आपके एग्जाम में भी बने हुए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि 2021 में लेटेस्ट पैटर्न का ही है, जो पूछा गया था एनटीपीसी में। तो हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं हमारे क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यार मित्र दोस्तों में जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो वहाँ पे भी इस वीडियो को शेयर करना। और जो टारगेट है हमारा न्यू ईयर तक 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, तो ये आपको कंप्लीट ही कराने हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।